वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, दिख रहा है सभी लोगों को स्क्रीन पर। तो जैसे कि भी हम बात कर रहे थे, नॉन कॉपरेशन का सस्पेंशन कैसे होगा, कैसे ये मूवमेंट रोक दिया जाएगा। तो मैंने वो स्टोरी आपको समझा ही दी है। यहाँ पे देखिए डेट क्या है, डेट आ चुकी है फरवरी, ठीक है, 1922। मूवमेंट चल रहा था, उत्तर प्रदेश की एक जगह है, वहां पे हुआ ये कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, एंड पब्लिक के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से जो पब्लिक होगी एक पुलिस स्टेशन में आग लगा देगी। तो लिखा हुआ है सेट द नियर बाई पुलिस स्टेशन ऑन फायर किलिंग 22 पुलिसमैन। अब 22 पुलिस वाले मर गए यहाँ पर, ठीक है। और अब गांधी जी बोलेंगे कि भैया बोला था अहिंसा, वायलेंस नहीं होना चाहिए था, और वायलेंस हो गया, और इसीलिए अहिंसा से greatly shocked at these incidents and he withdraw the non-cooperation movement on February 12, 1922। ये डेट आपको याद रखनी है। तो वो सारी डेट्स आपको याद नहीं रखनी है, बट कुछ डेट्स तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। कि 12 को उन्होंने विड्रॉ कर लिया, ठीक है। 5 फरवरी को मूवमेंट मतलब वो इंसिडेंट हो गया था। जगह कहाँ पर है तो आपको मालूम पड़ जाएगी, यूपी के अंदर गोरखपुर एक जगह है, और गोरखपुर तो आप लोगों को मालूम ही होगा, योगी जी वहां से आते हैं, सीएम भी है यूपी के। तो ये वही जगह है, और ये फोटो आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद अगला आइए, है ना, फोटो दिख गई होगी आपको ऑलरेडी, आगे देखें। तो दिस एक्शन ऑफ गांधी जी ऑफ सस्पेंडिंग द एजिटेशन वाज सीवियरली क्रिटिसाइज्ड। तो मैंने अभी बता ही दिया आपको कि पब्लिक क्या बोल रही है, पब्लिक इन द सेंस कांग्रेस पार्टी के लीडर भी बोल रहे हैं कि सर जी मत वापस करो, आपने तो बोला था 1 साल में इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, 1 साल हो गया, मूवमेंट क्यों वापस कर रहे हो। और ब्रिटिशर्स इसलिए बोल रहे हैं कि मूवमेंट जारी रखो कि अब हम थोड़ा पीट लें इनको, है ना, पब्लिक को। तो इसीलिए इस इंसिडेंट को विड्रॉ करने को क्रिटिसाइज किया जाएगा, ठीक है। सभी लोग, कौन कौन से लीडर्स, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये सब बोलेंगे कि भैया ये तो राष्ट्रीय आपदा है, फालतू में मूवमेंट को वापस ले लिया, ठीक है। गांधी जी assured जवाहरलाल नेहरू if the thing had not been suspended we would have been leading not a non-violent struggle। तो गांधी जी ने समझाया जवाहरलाल नेहरू को कि भैया अगर मूवमेंट वापस नहीं लिया तो जो हमारा नॉन वायलेंट यानी नॉन वायलेंस के साथ मूवमेंट को जारी रखने का जो काम था ना, वो नहीं हो पाएगा, और अब दिक्कत ज्यादा हम लोगों को हो जाएगी, क्योंकि जो वायलेंस हमारी तरफ से हुआ है उसका रिवर्ट हमें मिलेगा, और तब हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और ये चीज अब देखो ध्यान रखना, स्पेशली मेंशन है जवाहरलाल नेहरू जी को समझाया, इसका मतलब ये समझो कि ये उनकी पार्टी का बंदा है ना, होता है ना जिससे ज्यादा बनती है। तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू को अपनी तरफ करते हुए इन्होंने पूरे कांग्रेस को ये समझाने की कोशिश की कि मूवमेंट को वापस लेना ही सही है, ठीक है। इतना क्लियर। बाकी आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे थोड़ी थोड़ी, ठीक है, वो आप समझ आएगी चीजें। अब गांधी जी सस्पेंडेड द लॉ ब्रेकिंग पार्ट ऑफ द मूवमेंट एंड आस्क्ड कांग्रेसमैन टू पे अटेंशन टू द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। ये मैंने समझा ही दिया कि अब मूवमेंट पे फोकस नहीं करना है, अब कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है। कंस्ट्रक्टिव वर्क में क्या है, स्वदेशी चीजें अपनाओ, खादी कपड़े बनाओ, चरखा चलाओ, और भजन कीर्तन करो, ये सब कुछ बातें। अब इन्होंने क्या क्या काम किए, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, और इसी में एक चीज आती है कि हरिजन नाम किसने दिया, ठीक है। हरिजन नाम देने वाले कौन कौन है, महात्मा गांधी जी। तो ये बोलेंगे कि अपने बीच में से अनटचेबिलिटी को खत्म कर देना है, पहली बात। दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ाना है, किसी को बढ़ाना है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को पॉपुलराइज करना है, बढ़ाना है, स्वदेशी चीजों को इम्प्रूव करना है, खादी को इम्प्रूव करना है। अब ये सब कुछ कर तो रहे हैं, लेकिन तब भी गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो गांधी जी वॉज अरेस्टेड फॉर प्रोपोगेटिंग सेडिशन, देशद्रोह बढ़ाने के चक्कर में उनको अरेस्ट कर लिया गया। और ध्यान रखिएगा ये सेडिशन अभी भी लगता है लोगों के ऊपर, आप लोगों को आइडिया है, सेडिशन चार्जेस अभी भी लगते हैं।
अपनी कंट्री में अभी भी ये चीज है। सर यूएपीए, हाँ वो तो है ही, सेडिशन देशद्रोह भी लग जाता है। ये अभी जो हुआ था ना यहाँ पे जेएनयू में दिल्ली के अंदर, हाँ तो जी हाँ जी मेवाती और वो जो लोग थे उनके ऊपर ये लगाया गया था सेडिशन हाँ जी सर, चार्जेस, ठीक है। कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार, हाँ, उन सभी लोगों के ऊपर, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, ही वॉज सेंटेंस्ड टू 6 years imprisonment. गांधी जी वॉज रिलीज्ड आफ्टर 2 years बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ। अब देखो ये इल हेल्थ की लंबी कहानी है। गांधी ने खाना खाना बंद कर दिया, उन्होंने बोला मेरा उपवास है। अब बिल्कुल ही मतलब लगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हमने तो पकड़ा और कहीं डेथ हो जाए। तो जैसे अभी होता है ना हमारी कंट्री में कि कंट्री के अंदर कोई अरेस्ट किया गया, अरेस्ट के टाइम में अगर कोई लीडर है उसकी डेथ हो जाए, वैसे तो अभी हुआ नहीं है कभी भी ऐसा, और अगर हो जाए ना तो देश में दंगे भड़क जाएंगे। तो ब्रिटिशर्स ने घबरा के इनको फ्री कर दिया, बोले तुम यार जाओ, मजे करो, बाहर रहो। मतलब मजे तो नहीं करो, मतलब बाहर रहो। तो इस तरीके से हालांकि 6 साल के लिए गए थे जेल में, लेकिन इनको फ्री कर दिया गया 2 साल के बाद। अब आप सोचो कि 1922 में अरेस्ट किया, 2 साल का टाइम लग गया, यानी 1924 आ गई। अब 1924 में निकलते ही मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, वेट करेंगे, ठीक है। तो ये तो मूवमेंट हो गया। अब इसका इम्पैक्ट समझ लेते हैं, जो मैंने समझाया था आपको कि अगर आपको कोई पूछता है कि आउटकम क्या रहे, क्या ये फेलियर तो नहीं है, तो उस चीज को समझेंगे हम लोग। इम्पैक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आप ये पॉइंट यूं के यूं लिख सकते हैं बिना कोई हेर फेर के, आंसर परफेक्ट माना जाएगा आपका, ठीक है। द मूवमेंट फेल्ड टू अचीव एनी ऑफ इट्स 3 मेन डिमांड। पहली चीज तो आप ये समझिए कि जो डिमांड की रखी थी मूवमेंट से कि भैया ये मिलेगा, वो तो नहीं मिल पाया, उसमें तो ये फेल है। क्या क्या डिमांड की थी? पहला था ऑब्टेनिंग स्वराज, स्वराज मिलेगा, नहीं मिल पाया। दूसरा, ऑब्टेनिंग एन अपोलॉजी फॉर द जलियांवाला बाग मैसेकर, और जो ये चाह रहे थे कि गवर्नमेंट माफी मांग ले कि उन्होंने जो किया वो गलत किया, वो भी नहीं हो पाया। अगला है सॉल्विंग द खिलाफत प्रॉब्लम। खिलाफत में जो डिग्निटी दोबारा से स्टैब्लिश करवानी थी खलीफा की, वो भी नहीं हो पाई। और फिर वो गांधी जी का प्रॉमिस जो उन्होंने बोला था, तो प्रॉमिस यहाँ लिखा हुआ है, गांधी जी प्रॉमिस टू अचीव स्वराज विद इन 1 year ऑफ लॉन्चिंग द मूवमेंट वॉज नॉट फुलफिल्ड। ये कोड आप याद रख लेना, इसको मार्क कर लो। गांधी जी ने बोला था कि विद इन 1 year क्या दिलवा देंगे, स्वराज दिला देंगे। और क्योंकि 1 year का प्रॉमिस था, पब्लिक भी इसीलिए आ रही थी। और लेकिन बट इट्स अल्टीमेट गेन आउटवेटेड द इमीडिएट लॉसेस। तो ये जितना भी कुछ सोचा गया था कि ये सब कुछ मिल जाएगा, उसमें से कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। इट वॉज अ ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड इन द कोर्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट इन द फॉलोइंग वे। बोल रहे देखो फेलियर तो हो गया कि ये सब कुछ अचीव नहीं हुआ, लेकिन पॉजिटिव क्या निकल के आया, जो पॉजिटिविटी इसमें से निकल के आई है वो हम अगले पेज में बताएंगे कि पहली चीज क्या क्या पॉजिटिविटी रही। अब जैसे कि आपने देखा होगा, हमने इसके फेलियर को बहुत छोटे से पैराग्राफ में लिखकर आगे बढ़ गए। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है, कभी भी यूपीएससी के मेंस एग्जाम में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो सोच लो भैया कि आप गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए फॉर्म मतलब पेपर दे रहे हो, और अगर गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज करोगे तो वो कभी नौकरी नहीं देगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो हमको हमेशा ही क्रिटिसाइज करने वाली चीजें बहुत कम रखनी है, हमेशा पॉजिटिविटी देखनी है और बताना है कि पॉजिटिविटी क्या क्या निकल के आई उसमें से, ठीक है। तो अब जो मूवमेंट फेल हो गया उससे पॉजिटिविटी क्या निकल के आई है वो देखेंगे। तो पहला, द नेशनल मूवमेंट बिकेम अ मास मूवमेंट। बात ये की जा रही है कि जो राष्ट्र के अंदर मूवमेंट स्टार्ट किया था वो एक पब्लिक का मूवमेंट बन गया, ये बड़ी बात है, ठीक है। आम इंसान इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। अब वो कौन लोग हैं, पीजेंट्स हो गए, वर्कर्स हो गए, स्टूडेंट्स, टीचर्स, वुमेन, सभी लोग मिलकर इसमें मूवमेंट कर रहे हैं। अब एक बात सोचने वाली बात है,
दुनिया में किसी भी इंसान से या फिर किसी भी चीज से हर कोई खुश नहीं होता है, तो कुछ लोग दुखी भी होंगे, यानी कुछ लोग इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं भी कर रहे होंगे। जैसे हमने बात की थी कि मूवमेंट आम गरीब लोगों की भलाई के लिए है, तो पैसे वाले लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। तो लिखा हुआ है आगे, However, big industrialists, capitalists, जमींदार still remained hostile, यानी ये लोग दूर रहे, इन्होंने बोला हमें मतलब नहीं है भैया, हम नहीं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो हमेशा ही ऐसा होगा कि एक ग्रुप तो ऐसा रहेगा जो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगला है कि जवाहरलाल नेहरू डिस्क्राइब्ड नॉन कॉर्पोरेशन एज अ पीसफुल रिबेलियन, a most civilized form of warfare and yet dangerous to the stability of the state rule। अब जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं कि देखो, हमने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रिबेलियन किया और ये गवर्नमेंट के लिए यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ है। अब ऐसे समझो आप कि आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी मोस्टली मूवमेंट करते रहते हैं कि आओ जंतर मंतर बैठते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं। तो ये सब चीजें क्या है? पीसफुल, शांतिपूर्ण तरीके से मूवमेंट करना है। और शांतिपूर्ण तरीके से जो मूवमेंट किए जाएंगे ना, तभी पुलिस नहीं पीटेगी। और अगर पब्लिक ने गलती से डंडे वगैरह उठा लिए तो पुलिस के पास गन है फिर काउंटर करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए जब भी कोई मूवमेंट या फिर जब भी कोई डिमांड पुट की जाती है तो वहां पे एक बात हमेशा बोली जाएगी कि हम सर पीसफुल तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, पीसफुल तरीके से मूवमेंट करने की ही परमिशन दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर कोई और हरकत करी तो गवर्नमेंट परमिट नहीं करती है, तो फिर पब्लिक के साथ कुछ भी हो सकता है। तो पहला तो आउटकम ये निकल के आ गया कि भैया हमें मालूम पड़ गया मेजोरिटी इसमें सपोर्ट कर रही है। दूसरा, इंस्टिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। इससे हुआ क्या कि पब्लिक को पहली बार ये मालूम पड़ा कि यार हम लोग फ्रीडम के लिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं और फ्रीडम हमें मिल भी सकती है। ये बातें बोली गई। और एक बुक जो आपने पढ़ी होगी, एक विपिन चंद्र एक राइटर हैं, ये बताते हैं कि ये एक नया सेंस ऑफ डेवलपमेंट था पब्लिक के बीच में कि उनको ये लग रहा है कि अब हम मूवमेंट कर सकते हैं, ब्रिटिशर हमें पीट भी नहीं पाएंगे और हम हमारी बात को आम पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और हर पीडीएफ में जो साइड में ये खाली जगह है ना, वो इसलिए है जो लोग कंफर्टेबल हैं लिखने के लिए वो साइड में अपने शॉर्ट नोट बना सकते हैं, बिल्कुल कीवर्ड के फॉर्म में। जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना आपको, ये इसीलिए है कि जो लोग कंफर्टेबल हैं ऑनलाइन चीजों के साथ या फिर जो पीडीएफ पे लिखना जानते हैं, तो वो लोग अपना साइड में यहाँ पे नोट्स बना सकते हैं। मैंने काफी पीडीएफ में ये साइड में जगह दी है। ठीक है, आगे देखिए, थर्ड आउटकम क्या निकला? द कांग्रेस बिकेम अ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। It transformed the Indian National Congress from a deliberative assembly into an organization for action। इसका मतलब ये था कि अभी तक कांग्रेस जो था वो सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का ग्रुप था, या फिर आप ऐसे मान सकते हैं कि जो कांग्रेस है वो आम पब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। लेकिन अब इसके बाद से ये क्लियर हो गया है कि ये कांग्रेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आम पब्लिक को। पहले ध्यान रखिएगा, पहले क्या है, कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए नहीं, कोई भी पार्टी ज्वाइन करने के लिए फीस लगती थी, यानी कांग्रेस का मेंबर बनना तो फीस देनी पड़ेगी, है ना, फीस हुआ करती थी, शुल्क हुआ करता था। तो वो चीज अब ये है कि अभी किसी पार्टी बन चुकी है, पब्लिक की पार्टी बन चुकी है। समझ में आ रहा है यहां तक? ऐसा तो नहीं कथा चल रही है, कहा है स्नेहा, कहा है स्नेहा? नो सर। समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हो ना आप? बाकी लोग? अरे मेरी वॉइस पहुंच रही है? यस सर। हाँ, आ रही है यस सर। ना? इसके साथ साथ वो स्पेक्ट्रम बुक पढ़नी है आपको, है ना, इसके साथ स्पेक्ट्रम बुक पढ़ लोगे ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो हम हर चीज लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा सकते, बट ये ओवरऑल एक नोट्स फॉर्म में आप समझ सकते हो, चीजें टच करेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बुक पढ़िए, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अगला है फोस्टर्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इट फोस्टर्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी which could be seen in the merger of the Khilafat issue
with this movement. तो यहाँ पे हमें ये भी समझ में आ गया कि अगर पब्लिक के लीडर्स ये सोच लें कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में यूनिटी डेवलप करनी है, तो यूनिटी डेवलप की जा सकती है और दोनों ही ग्रुप यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर नेशनल मूवमेंट करने के लिए कन्विंस हो सकते हैं। क्योंकि देखो होगा क्या ना, कोई भी एक ग्रुप अकेले मूवमेंट करेगा तो इंडिपेंडेंस ले पाना, फ्रीडम मिल पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे ये भी क्रॉस चेक हो गया कि हाँ दोनों ग्रुप मिलकर आपस में मिलेंगे और मूवमेंट करेंगे इंडिया के इंडिपेंडेंस, या फिर उस टाइम इंडिया टर्म भी नहीं है, बेसिकली देश के इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है, वो चीज है। अगला इसके साथ साथ ही प्रमोट किया गया सोशल रिफॉर्म्स को। सोशल रिफॉर्म्स क्या होते हैं? सोशल रिफॉर्म्स यही है कि जो अनटचेबिलिटी है, देखो अभी भी हमारी कंट्री में अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा है अभी की अगर हम बात करते हैं तो, और जब अभी इतनी है तो पहले से जो कितनी ज्यादा रहती होगी। तो एक तो अनटचेबिलिटी को खत्म, मतलब बोल रहे हैं कि कोई किसी के साथ अनटचेबल वाला बिहेव नहीं करेगा, तो रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी ये एक बड़ा चीज निकल के आई यहाँ से। साथ ही साथ हमारी डेली हैबिट्स जो होती हैं, फॉरेन गुड्स को यूज करना, ठीक है, वो भी दूर किया है कि फॉरेन गुड्स को यूज मत करो। क्या यूज करना है? इंडियन हैंडीक्राफ्ट यूज करिए, है ना, खादी को प्रमोट किया जा रहा है। ये कुछ ऐसे रिफॉर्म्स थे जो इंडिया को स्ट्रेथन करेंगे, है ना, अंदर से, कि भैया ये नेशनल मूवमेंट के सिंबल बन गए। कोई पूछे आपसे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के सिंबल्स क्या क्या रहे, तो खादी का यूज, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट जो इंडिया में बन रहा है वो, ठीक है, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, ये सारी सारी चीजें क्या है? ये सिंबल्स हैं, उस टाइम के अचीवमेंट है हमारे कि हमने ये चीजें डेवलप की। अगली चीज, जैसे कि अभी हमने बात करी थी, मेजॉरिटी ऑफ पीपल यहाँ पे अपने आप को कनेक्ट कर पाए इस मूवमेंट के साथ, तो इसी को बोलते हैं स्प्रेड नेशनलिज्म टू एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। अब एक टर्म है नेशनलिज्म। क्या होता है ये नेशनलिज्म? कितने लोगों को आइडिया है? किसी को डेफिनेशन मालूम है नेशनलिज्म की? यस, जिसको भी मालूम है बोलें। ओके फाइन। तो नेशनलिज्म का मतलब होता है कंट्री के साथ आप अपने आप को यूनाइट फील कर पाए, या फिर कंट्री के साथ वननेस की फीलिंग। वननेस यानी आप देश के लिए और देश आपके लिए, और देश से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नेशनलिज्म। इसकी डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, तो इसलिए एनसीईआरटी भी आपको पढ़नी है, और अगर नहीं पढ़ी तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा नोट्स के अंदर। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए, है ना, नेशनलिज्म क्या है, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर ही उसी चीज पे बेस्ड है। तो नेशनलिज्म मतलब हमारी हमारी कंट्री के साथ कितनी कनेक्टिविटी है और कितना हम उससे वननेस फील करते हैं, जुड़ा हुआ फील करते हैं, उसे बोलेंगे नेशनलिज्म। तो यहाँ पे देखो नागपुर सेशन हमने बात कर ली थी, ठीक है, नागपुर सेशन के अंदर किस चीज की बात हुई थी? नागपुर सेशन में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, याद आ रहा है कुछ? खिलाफत वाला इशू, ठीक है। तो इसमें हुआ ये कि जिन एरियाज में मीटिंग की गई वहां का लोकल इफेक्ट भी हमेशा इन मीटिंगों पे पड़ेगा। लोकल इफेक्ट कैसे? जैसे नागपुर में हो रहा है तो महाराष्ट्र वाला एरिया है, तो वहां पे महाराष्ट्र के लीडर ज्यादा वहां पे डोमिनेट करेंगे, तो वहां के लोग भी अगर इंडिया की मतलब बाकी स्टेट की प्रॉब्लम समझ पा रहे हैं, तो ये क्या है? नेशनलिज्म का स्प्रेड है। और जैसे कि आप देखोगे कांग्रेस का सेशन कभी नागपुर में होगा, कभी लखनऊ में होगा, अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह पे क्यों कर रहे हैं? जिससे हर एक जगह के लोग अपने आप को ये मान पाए कि हाँ कंट्री में हमारी भी यूटिलिटी है, हमारा सिग्निफिकेंस है, इसीलिए यहाँ पे ये मीटिंग की जा रही है, ठीक है। तो ये चीज जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है वो ये काम करेगी कि पब्लिक को यहाँ पे मर्ज किया जाएगा और इस फीलिंग को पूरी कंट्री में फैलाया जाएगा, ठीक है। ये पूरी कहानी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ये सिंपली रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। और लास्ट में
कि आम आदमी जुड़ पाए। तो मैं भी आपको बता रहा था कि फीस ली जाती थी, ठीक है। तो कांग्रेस ने क्या किया, देखो लास्ट में, द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वाज एबल टू रीच डाउन टू विलेजेस। अब ये सोच रहे हैं कि यार गांव का भी आदमी हमसे जुड़ पाए, और इसके लिए इट मेंबरशिप फी वाज रिड्यूस्ड टू 4 आनास per year to enable the rural and urban poor to become its member। अब सोचो आप एक काम सोचो, देखो आप एक बार, कि कल को बीजेपी पार्टी बोले कि भैया बीजेपी का मेंबर बनो, और बीजेपी का मेंबर बनने के लिए, पार्टी ज्वाइन करने के लिए आपको 50,000 रुपए देने पड़ेंगे, कोई बनेगा मेंबर उसका? पहले के टाइम में मैं बता दूं आपको, कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए 5 रुपए देने पड़ते थे उस टाइम में, और 5 रुपए इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट था 5 रुपए। इसीलिए कांग्रेस में अगर आप स्टार्टिंग की बात करेंगे तो मोस्टली लॉयर्स लोग थे या फिर रिच लोग, क्योंकि 5 रुपए उसी के पास फालतू पड़े होंगे जो पार्टी में ज्वाइन करने के लिए दे देगा। जैसे आज के टाइम में आप में से कोई है किसी पार्टी को ज्वाइन किया हो, आप में से किसी ने? यस, एनीवन? किसी ने कोई पार्टी ज्वाइन की है आज तक? नो सर। नहीं ज्वाइन की है तो करना ही मत है ना। सीपीआईएम ज्वाइन कर रखी है, चलो ज्वाइन कर रखी है, वो आपका आउटलुक है, लेकिन जब तक आप सोचते हो यूपीएससी देने की, जिन्होंने कर लिया ओके फाइन, जिन्होंने नहीं किया तो मत करिएगा, क्योंकि आईएएस के अंदर किसी का पार्टी का सपोर्ट नहीं करना, आपको देश की भलाई करनी है ना। और कभी कोई पूछे अगर, हाँ म्यूट कर लीजिए तो ये ज्ञानेंद्र जी, कहीं पे कोई पूछ भी लेना इंटरव्यू में कि किसी पार्टी से जुड़े हुए हो आप, तो मना कर देना, है ना। इंटरव्यू वाले बेचारे हालत खराब कर देंगे आपकी अगर आपने बोल दिया कि हम इस पार्टी को ज्वाइन किए हुए हैं, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि अगर आप किसी पार्टी को ज्वाइन करके बैठे हुए हो पहले से तो बायस्ड हो जाओगे, है ना। तो सिविल सर्वेंट के लिए किसी पार्टी का होना जरूरी नहीं है, मतलब नहीं होना चाहिए पार्टी का फॉलोअर। हाँ, आपको अच्छी या बुरी लग सकती है कोई चीज, मतलब थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी चीजें, वैसे ऐसे नहीं है मैं मना ही कर रहा हूँ बिल्कुल, है ना, आपका आपका व्यू है जो जैसे चाहे। तो हाँ, यहाँ पे देखिए, तो कांग्रेस ने क्या किया, अपनी फी को रिड्यूस कर दिया, और फी रिड्यूस करने का मतलब ये था कि आम लोग उससे जुड़ पाए, और कितनी फी कर दी गई है, 4 आना, और 4 आना के साथ ये सोच चल रहे हैं कि अब गरीब लोग भी पार्टी के मेंबर बन सकते हैं। बाकी मैं बता दूं आपके, अभी अगर आपको किसी पार्टी का मेंबर बनना है तो फ्री है, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, चाहे आप बीजेपी ज्वाइन कर लो। मतलब देखो, जैसे आप फोटोज में देखते हो ना, जैसे कल की न्यूज है, आपको ध्यान होगी, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह, हाँ दीपक कुमार, आप ऑफ कर लीजिए वीडियो, है ना, आप बस स्क्रीन देखें और सुने। तो डॉक्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह, आप लोगों को मालूम होगा, उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली बीजेपी। तो जैसे हर किसी को वो स्टेज पर बुला के, ऐसे हर किसी को नहीं कराते हैं ज्वाइन, वो तो बड़े बड़े लीडर थे तो उन्हीं को ज्वाइन कराते हैं। आप सिंपली मैसेज करके भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हो, हालांकि करने के लिए प्रमोट नहीं कर रहा, वो बता रहा हूँ मैं कि कैसे होता है, और फ्री है ये आज के टाइम में। उस टाइम में फीस थी, कितनी है फी, 4 आना। अगर ये आप पुट कर देते हैं अपने आंसर में, तो आंसर अलग ही अट्रैक्टिव लगेगा सामने वाले पढ़ने वाले को, कि हाँ उसे ये फैक्ट भी मालूम है। क्लियर? आगे देखिए, अगला है पॉपुलराइज द कल्ट ऑफ स्वराज। कल्ट, कल्ट क्या होता है, कल्ट का मीनिंग क्या है? यस, एनीवन, कोई एक्सप्लेन कर सकता है कल्ट क्या होता है? कल्ट ताना। नहीं, बेसिकली क्या होता है ना, मेंबरशिप नहीं, मेंबरशिप नहीं होती, पॉपुलराइज द कल्ट ऑफ स्वराज। देखो, कल्ट का बेसिक मीनिंग होता है पंथ या संप्रदाय, व्यू, बिल्कुल व्यू मान सकते हैं आप। अब हुआ क्या, इस मूवमेंट से, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से लोगों के मन में एक फीलिंग डेवलप कर दी गई कि यार स्वराज भी कुछ होता है, ठीक है, स्वराज मिल भी सकता है। स्वराज का मतलब था अपना राज, और ये चीज पब्लिक के मन में बहुत ही फेमस हो गई। पब्लिक को लग रहा है यार ये अल्टीमेट चीज है कि स्वराज मिल सकता है,
हमारा देश हम खुद चलाएंगे। हाँ, सेल्फ गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक है। तो सेल्फ गवर्नमेंट की फीलिंग पब्लिक के मन में डेवलप कर देना, जैसे आज के टाइम में बोलते हैं ना, मोदी जी बोलते हैं ना, आप लोगों का देश है, आप लोगों ने हमें चुना है। तो जो आप लोग बोला जा रहा है ना, वो कौन है? वही है कल्ट ऑफ स्वराज, कि लोगों को ये लग रहा है अगर स्वराज मिल गया तो हमारा देश हम खुद चला रहे होंगे। ये डेवलप हो गया। ऐसे ही आप जब पढ़ेंगे जर्मनी के बारे में, राइज ऑफ हिटलर पढ़ेंगे, तो वहां पे होगा नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी होगी उन्हें ये टर्म याद होगी, नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, कि मदर्स के लिए क्या चीज कंपलसरी है, वो चीज उन्होंने डेवलप कर दी, है ना। हम पढ़ाएंगे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, वहां पे बात करेंगे कि जर्मनी में क्या चीज हो रही थी, ठीक है, कैसे वो चीज डेवलप कर रहे हैं। वही चीज यहाँ पे क्या है, स्वराज को लेकर डेवलप की जा रही है, कि स्वराज कैसे मिलेगा। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिएगा, है ना, क्योंकि अगर मन में रही बात तो मालूम नहीं पड़ेगी, आप बोल दें जो भी दिक्कत है। समझ में आ रहा है सभी को? बीच में मैं इसलिए पूछता हूँ कोई सो ना जाए, क्योंकि होता है क्या ना, घर पे बैठे होते हैं आराम से एसी की हवा में बिस्तर में, सो नहीं जाए कोई, है ना, जगते रहिएगा। देखिए अगला, अगला है फैक्टर्स लीडिंग टू सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। ठीक है, हिटलर का वो पढ़ाएंगे आपको, हिटलर का नाजी वाला पार्ट। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछना चाह रहे हैं ये। हिटलर का नहीं, नाजी जर्मनी, ठीक है, बताएंगे वो चीज, है ना। एक्चुअली मेरे को समझ में तो नहीं आया क्या पूछना चाह रहे हो आप, बट जो भी है बताएंगे आपको। हाँ, लीव इट, लीव ही कर दिया मैंने। देखिए अभी हमने नॉन कॉर्पोरेशन पढ़ लिया, और हम जानते हैं नॉन कॉर्पोरेशन 1922 में खत्म हो गया। अभी मैंने आपको जब कहानी सुनाई थी, उस कहानी में मैंने बताया था आपको कि अगले 8 से 10 साल तक गांधी जी कुछ नहीं करेंगे, यानी कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, सीधे सीधे क्या किया जाएगा, क्रिएटिव एक्टिविटीज की जाएंगी। अब क्या किया जा रहा है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, महात्मा गांधी gave the call for a civil disobedient movement in 1930। अब टाइम फ्रेम लगा लो, 1922 फरवरी में बंद किया था वो वाला मूवमेंट, ठीक है, फरवरी से कितना आ गया, 30 आ गया, 8 साल निकल गए, ठीक है। 8 साल में 2 साल जेल में, ठीक है, और 2 साल और कुछ मान लीजिए आप। तो उसके बाद 1930 में गांधी जी ने बोला अब कुछ तूफानी फिर से करते हैं, तो भैया क्या करेंगे, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, सिविल मतलब आम नागरिकों का, डिसओबीडियंस यानी तुम कुछ बोलोगे हम मानेंगे नहीं, ठीक है। दोबारा सुन लीजिएगा, डिसओबीडियंस का मीनिंग क्या होता है कि आपने कुछ बोला, हम उस स्टेटमेंट को ओबे नहीं करेंगे, बात नहीं मानेंगे तुम्हारी। और ये बेसिकली नॉन कोऑपरेशन का ही अपडेटेड फॉर्म बोल सकते हो आप। नॉन कोऑपरेशन में था कि हम सहयोग नहीं करेंगे, डिसओबे में ये है कि तुम बोलो हम तब भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मोटिव क्या था, पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि अगर हम लोग डिसओबे कर दे गवर्नमेंट के स्टेटमेंट को, ऑर्डर्स को, तो गवर्नमेंट हो जाएगी पैरालाइज। पैरालाइज मतलब कंट्री में मूवमेंट, मतलब कंट्री में गवर्नमेंट चलेगी नहीं, और जब चलेगी नहीं तो ब्रिटिशर्स अपने आप इंडिया छोड़ देंगे। ये मूवमेंट का मोटिव है। तो यहाँ पे देखो, जो आपको लाइन ध्यान रखनी है, वेयर एज, यहाँ पे देखिएगा एक बार, the civil disobedience movement was an attempt at paralyzing the administration by breaking some specific rule and regulations। करेंगे क्या, कुछ रूल और रेगुलेशन आपके मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं आप परेशान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे कंट्री छोड़ दोगे। ये मोटिव है ना, क्योंकि डिसओबे कर रहे हैं हम, तुम्हारा रूल मानेंगे नहीं, और जब रूल नहीं मानेंगे तो जितने भी रूल बने हुए होंगे उन सभी को तोड़ा जाएगा। और तोड़ने के लिए जो मूवमेंट स्टार्ट होगा, उससे पहले एक चीज समझ लीजिए कि ऐसी नौबत क्यों आ गई कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट करना पड़ा, ठीक है। तो वो पहले फैक्टर समझ लेते हैं कि क्या क्या कारण रहे। डिसओबे का हम मतलब समझ गए हैं, डिसओबे का मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट कुछ बोलेगी, रूल बनाएगी, हम मानेंगे नहीं, ठीक है। तो डिसओबे तक कैसे पहुंचे वो देखिए आप, एक है साइमन कमीशन। तो सर जॉन साइमन एक पर्सन है, उनकी लीडरशिप में एक रूल, सेट ऑफ रूल सेंड किए गए इंडिया में, उसी को बोलते हैं साइमन कमीशन। क्योंकि साइमन क्या है, चेयरमैन है, लीडर है उसके, उस रूल को लेके आने वाले में। तो यहाँ पे देखो,
In November 1927, the British government appointed the Indian Statutory Commission, popularly known as Simon Commission. स्टैचुरी का मीनिंग होता है एक स्थायी कमीशन भेजा गया कुछ देखभाल करने के लिए, कुछ नए रूल बनाने के लिए। और ये साइमन कमीशन का नाम क्यों बढ़ रहा है कि इसके चेयरमैन कौन है? सर जॉन साइमन। ये नाम ध्यान रखिएगा, सर जॉन साइमन। अब क्या करने आए हैं ये? टू इन्वेस्टिगेट द नीड फॉर फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ये लाइन याद कर लो, जब भी कभी आप साइमन कमीशन के बारे में लिखें तो ये लाइन होनी चाहिए कि साइमन कमीशन क्यों आया था, कि इंडिया में कौन कौन से रूल और बनाने हैं पब्लिक के वेलफेयर के लिए, वो देखने आए थे ये। और अब दिक्कत यहाँ पे ये फंस जाएगी, जितने भी लोग देखने आए हैं, पता लगाने आए हैं, वो सारे ब्रिटिश हैं जिनको हिंदी नहीं आती है। इंडियन लोग इसलिए नाराज हो गए, बोल रहे भैया ये अंग्रेज हैं, ये हमारी समस्या जान ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, तो हमारे लिए क्या रूल बनाएंगे। और इसीलिए इंडियन इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, the commission was composed of 7 British members of parliament. It had no Indian member. This was seen as a violation of the principle of self-determination and a deliberate insult to the self-respect of the Indians. कि भैया हमारी भलाई के लिए भेज रहे हैं और इंडियंस ही नहीं है, ये हमारे आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ है या फिर उसकी इंसल्ट है। और देखो अब ये भी समझना कि ऐसा साइमन कमीशन ने कहीं नहीं बोला, ये इंडियन लीडर्स पब्लिक को समझा रहे हैं कि हमें इसलिए मूवमेंट करना है कि इसमें कोई इंडियन नहीं है, और इंडियन नहीं है तो ये हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट की इंसल्ट है, और इसीलिए हमें मूवमेंट करना है। तो आप ये भी समझो कि चीजों को ऐसे पब्लिक को बताना कि वो समझ पाए कि जो हो रहा है वो इंडियंस के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे आपको 3 लाइनें ध्यान रखनी है। पहली बात, साइमन कमीशन इंडिया में कब आया और उसके चेयरमैन का नाम क्या है। दूसरी बात, इसको पब्लिक ने क्यों अगेंस्ट रिवोल्ट किया, इंडियन नहीं है कोई भी। और पब्लिक लीडर्स ने पब्लिक को क्या समझाया कि ये इंडियंस के सेल्फ डिटर्मिनेशन या फिर सेल्फ रेस्पेक्ट की क्या है, इंसल्ट है। इसीलिए हमें क्या करना है, रिवोल्ट करना है। क्योंकि ऐसे किसी बात के लिए बोलो कि आओ रिवोल्ट करें, पब्लिक करेगी नहीं करेगी, लेकिन पब्लिक को बोल दो कि भैया तुम्हारी इंसल्ट हो रही है, मूवमेंट करना पड़ेगा, तब पब्लिक आएगी कि हाँ भैया अब करते हैं मूवमेंट। ठीक है, तो ये साइमन कमीशन। आगे देखें, ये अब पूरी डिटेल है, हालांकि हमें पूरा नहीं पढ़ेंगे अभी, लाइन बाय लाइन। ये पूरा मैंने दे दिया कि अगर मान लो 5 मार्क्स 7 मार्क्स का आपको लिखना है कहीं भी स्टेट पीसीएस यूपीएससी के अंदर, तो इसको आप यूं लिख दीजिए। होगा क्या, मद्रास सेशन 1927 में होगा और ये बोला जाएगा, ठीक है, कि नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया है बॉयकॉट करना है, हर स्टेज पे बॉयकॉट करना है। हिंदू मुस्लिम मिलकर मुस्लिम लीग को ही बोला जाएगा कि भाई आप भी करो। ठीक है, और यहाँ पे मुस्लिम लीग कांग्रेस का सपोर्ट करेगी। तो ये लाइन ध्यान रखिएगा, द मुस्लिम लीग एंड द हिंदू महासभा डिसाइडेड टू सपोर्ट द कांग्रेस डिसीजन। ठीक है, और इस तरीके से पूरी कंट्री में, अब देखो जहां भी सब लोग मिल गए तो वहां पे गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा। ठीक है, पूरी कंट्री में क्या होगा, मूवमेंट होंगे। ठीक है, आगे देखो, ऑन फरवरी 3rd द डे द कमीशन रीच्ड बॉम्बे एंड ऑल इंडिया हड़ताल वाज ऑर्गेनाइज्ड, मतलब पूरे देश में हड़ताल की जाएगी। ठीक है, wherever the commission went it was greeted with हड़ताल, जहां जहां कमीशन गया वहां वहां काले झंडे दिखाए गए, साइमन गो बैक के स्लोगन, यानी उनको बोला गया। ठीक है, पुलिस के साथ झड़प भी होगी, ब्रूटल सप्रेशन भी होगा, यानी पब्लिक को पीटा भी जाएगा, लेकिन ठीक है लगातार मूवमेंट चलते रहेंगे। फिर यहाँ पे एक स्टेटमेंट, ऑन अक्टूबर 30, 1928 while leading a demonstration at Lahore railway station, Lala Lajpat Rai was grievously injured। ये लिख लो, क्योंकि इसके बाद ही क्या होगा, लाला लाजपत राय हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएंगे और उसके बाद उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब ही लॉस्ट हिज लाइफ एज रिजल्ट ऑफ लाठी ब्लोज फ्रॉम द पुलिस। ठीक है, ये इसलिए हमको याद रखना है। और यहाँ पे फिर वही स्टेटमेंट आता है जहाँ पे
बोला जाएगा कि लाला लाजपत राय के ऊपर मारी गई एक एक लाठी, है ना, ब्रिटिश के ताबूत में कील होगी। और फिर आगे बोला जाता है कि भैया लाठी से मारा था, और फिर महात्मा गांधी जी भी लाठी लेके आए थे और लाठी मार के भगा दिया ब्रिटिशर्स को, है ना। ये फनी वे में बोला जाता है, उसे आप ऐसे कोरिलेट करके याद रख सकते हैं कि लाठी और वहां पे लाठी महात्मा गांधी जी के हाथ में, है ना। तो वो चीज एक सिंबलाइज है। गॉट इट? बात समझ में आ रही है? समझ पा रहे हैं ना सभी लोग? हाँ ठीक है। बीच में बस हाँ हाँ थोड़े हाथ पे चलाते रहिएगा, है ना, बस नींद ना आ जाए किसी को। मोटिव ये भी है अपना। तो आगे देखें, रिकमेंडेशंस क्या थी, मतलब पब्लिक तो क्या हुई, इसी को देख के ऑफेंड हो गई कि यार कोई इंडियन ही नहीं है ना। लेकिन तब भी रिकमेंडेशन क्या लेके आए थे साइमन कमीशन, वो देखेंगे हम लोग। तो रिकमेंडेशन ऑफ द साइमन कमीशन, द फॉलोइंग वाज द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। अगेन 3 या 5 मार्क्स में या फिर 6 मार्क्स में पूछ सकते हैं बीच में आपसे कि व्हाट आर द रिकमेंडेशन ऑफ द साइमन कमीशन। तो इसी में से आप लिख सकते हो डायरेक्टली। फर्स्ट रिकमेंडेशन क्या थी? डायरकी should be abolished and there should be complete autonomy in the provinces, including the Department of Law and Order, but the governor should be given overridden power in certain matters like the internal security। इसका मीनिंग क्या है? बोला गया कि डायरकी को खत्म कर दो। डायरकी क्या था? ड्यूल रूल, दो लोग एक साथ रूल करेंगे, यानी इंडियंस और इंडियन के ऊपर ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने बोला कि प्रोविंसेस वाले एरिया में है ना, ये खत्म कर दो, टोटल ऑटोनॉमी दे दीजिए, लेकिन ऊपर कौन होगा? गवर्नर होगा, ठीक है। और गवर्नर कोई भी रूल चेंज कर सकता है। ओवरराइड का मतलब होता है कि कुछ बनाया इंडियंस ने रूल, उसको चेंज कर दिया, ये पावर गवर्नर के पास होगी। तो कोई मतलब ही नहीं बचा, फिर तो फायदा क्या है ना। तो इसलिए पहला रूल इतना कोई खास नहीं था। दूसरा, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी एनलार्ज्ड, मतलब ये बोला गया, मतलब ऐसे मान लो विधायकों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, है ना। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब जो उस प्रोविंस के लिए रूल बनाते हैं, उसमें कितने लोग होंगे उसको बढ़ाया जा रहा है। तो डेफिनेटली कुछ इंडियंस को और मौका मिलेगा, बस इतनी सी बात। अगला है, फेडरल गवर्नमेंट एट द सेंटर शुड एम्ब्रेस नॉट ओनली ब्रिटिश इंडिया बट ऑल्सो द प्रिंसली स्टेट्स। अब यहाँ पे बोला गया कि जो फेडरल गवर्नमेंट है ना, फेडरल मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट मान लो आप एक तरीके से। फेडरल का बेसिक मीनिंग होता है जो छोटे छोटे स्टेट्स के ऊपर होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं फेडरल। तो ये बोला जा रहा है कि सिर्फ ये इंडिया, इंडिया उस टाइम नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट को बोल रहे थे कि उसके ऊपर ही सुप्रीम नहीं होगी, ये प्रिंसली स्टेट्स के भी ऊपर माना जाएगा। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब ये होता है जहां पे राजा महाराजा रूल करते हैं, उन्हें बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। उनके ऊपर भी इसको माना जाएगा, ये बात बोली गई। तो अगेन एक्सेप्ट कौन ही करेगा इस चीज को, है ना। फिर फोर्थ पॉइंट था, द गवर्नर जनरल शुड सिलेक्ट एंड अपॉइंट मेंबर ऑफ हिज कैबिनेट। गवर्नर जनरल अपने कैबिनेट के मेंबर्स को खुद ही अपॉइंट करेगा, और गवर्नर जनरल मोस्टली ब्रिटिशर्स थे। अब जब ब्रिटिशर्स लोग अपने मेंबर्स को सिलेक्ट एंड अपॉइंट करेंगे तो इलेक्शन तो कहीं हो ही नहीं रहा, और अगर इलेक्शन हो ही नहीं रहा तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मोस्टली ब्रिटिशर्स ही टॉप पर होंगे, इंडियंस को मौका ही नहीं मिलेगा ऊपर पहुंचने का। तो ये भी चीज खराब थी। British troops and British officers should stay on in Indian regiment for many more years। और ये बोला गया कि ब्रिटिश ट्रूप अब इंडिया में रहेंगी। अब सोचो, इंडियन तो सोच रहे हैं इंडिपेंडेंस मिल जाए, ये बोल रहे हैं कि ब्रिटिश ट्रूप यहीं पे रहेगी। तो सारी बातें ऐसी थी जो इंडियंस को पसंद आने वाली तो थी नहीं, है ना। तो ये बातें तो बात की है, पब्लिक को पहले ही पसंद नहीं है क्योंकि इसमें इंडियंस नहीं है, तो वैसे ही बोल रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये फोटो है जो डिमॉन्स्ट्रेट करती है साइमन कमीशन के लिए किस तरीके से लोगों ने हड़ताल, धरने और प्रदर्शन वगैरह किए, ठीक है। अगली कुछ रिकमेंडेशन दो और देख लो। हाई कोर्ट शुड बी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कहने वाली बात ये थी कि कोर्ट भी किसके अंडर में होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मतलब इंडियन गवर्नमेंट से मत समझ लेना, इसका मतलब ये है ब्रिटेन के अंडर में रहेगा। अगला है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज टू कंटिन्यू। कम्युनल क्या था कि अलग अलग कम्युनिटी में इलेक्शंस कराए जाएंगे और वो रिप्रेजेंटेशन बना ही रहेगा।
और इंडियंस यानी जो कांग्रेस पार्टी थी वो ये मान रही थी कि सभी में यूनिटी हो, और यूनिटी हो तो इसके लिए क्या जरूरी है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन तो नहीं होना चाहिए। इसमें ऐसे होता है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को वोट सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग देंगे, ठीक है, जनरल कास्ट के लोगों को वोट जनरल कास्ट के लोग देंगे। तो ये एक डिसइंटीग्रेट करने की टेक्निक है कंट्री को, और उसको ब्रिटिशर्स ने जारी रखा। तो अगर आप घुमा फिरा के देखोगे तो इंडियंस के बेनिफिट में बात की नहीं जा रही है यहाँ पे, और इसीलिए इंडियन पीपल इसको मानते भी नहीं है। आगे देखिए, इसी चीज को देखते हुए देखो 1927 में क्या आया, साइमन कमीशन आया। तो नेहरू जी ने एक रिपोर्ट तैयार करी। अब ये नेहरू जी कौन से नेहरू जी है, तो जहां पर भी नेहरू दिखे तो हर बार जवाहरलाल नेहरू मत मान लीजिएगा, और कौन नेहरू भी हो सकते हैं, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई है। इस टाइम जो लॉर्ड है वो ब्रिकन हेड है, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब ये चीज क्या है, ये डिपार्टमेंट था इंडियन मैटर्स को हैंडल करने के लिए, और इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बना करते थे जिनका नाम था लॉर्ड ब्रिकन हेड, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, जस्टिफाइड द एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस इन द साइमन कमीशन। इन्होंने बताया कि हमने क्यों इंडियंस को नहीं लिया, वो जस्टिफाई कर रहे हैं इस चीज को कि हमने साइमन कमीशन में इंडियंस को क्यों नहीं लिया। तो उन्होंने क्या बोला, he said that the Indians were not united and could not arrive at an agreed scheme of reforms। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, इंटरव्यू में कई बार पूछ लेते हैं। बोले कि क्या ब्रिटिशर्स इतने पागल थे, उन्होंने जानबूझ के इंडियंस को नहीं लिया। बोले दिमाग तो होगा ना, क्यों नहीं लिया उन्होंने इंडियंस को। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, इन्होंने क्या बोला कि इंडियंस आपस में यूनाइटेड ही नहीं है, वो किसी भी रिफॉर्म पर सहमत ही नहीं हो पाएंगे, ये इन्होंने ऐसे बोल दिया। तो अब तो गुस्सा आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि इंडियंस को अगर ऐसे बोल दिया कि तुम ये ऐसे ही हो, है ना, तुम तो यूनाइटेड ही नहीं हो। तो नेहरू रिपोर्ट पेश की जाएगी, नेहरू मोतीलाल नेहरू बताएंगे यहाँ पे। तो वो क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे, टू रिफ्यूट दिस चार्ज एंड ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस वाज कन्विंस्ड इन 1928। इस आरोप को बेबुनियाद बताने के लिए इन्होंने एक मीटिंग बुला ली इंडियन लोगों ने, बोले कि आओ हम दिखाते हैं हम लोग सब जुड़े हुए हैं कि नहीं, है ना। टू टेक अप द चैलेंज पोज्ड बाय लॉर्ड ब्रिकनहेड। जो लॉर्ड ब्रिकनहेड ने बोला था ना कि तुम यूनाइटेड ही नहीं हो, तो इन्होंने बुला ली एक मीटिंग, बोला आओ सब मिलके बैठते हैं, है ना। तो लिबरल्स एंड असर्टिव नेशनलिस्ट लीडर्स ऑफ हिंदू महासभा, द मुस्लिम लीग एंड द डिप्रेस्ड क्लास केम टुगेदर, और सभी लोग एक साथ आ गए, ठीक है। डिप्रेस्ड क्लास में कौन है, बी आर अम्बेडकर हैं। मुस्लिम लीग में कौन है, सर आगा खां और उनके फॉलोअर्स, ठीक है। हिंदू महासभा के अंदर कौन है, जैसे हम आरएसएस बोलते हैं आज के टाइम में, वो हिंदू महासभा के लोग, सब लोग एक साथ आ गए, ठीक है। मोतीलाल नेहरू वाज मेड चेयरमैन, तो ये नाम ध्यान रखिएगा। और क्योंकि ये चेयरमैन है इसीलिए इस रिपोर्ट को हम लोग नेहरू रिपोर्ट बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि अकेले ने ही कुछ स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये चेयरमैन है इसीलिए इनके नाम पर इसको हम जान रहे होंगे। तो देखो यहाँ पे, मोतीलाल नेहरू वाज मेड चेयरमैन ऑफ द कमिटी विद सर तेज बहादुर सप्रू एंड एनसी केलकर। ये नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, है ना, तेज बहादुर सप्रू एंड एनसी केलकर as his principal associate। The report submitted to by the all parties conference is known as the Nehru report। और यहाँ पे जो रिपोर्ट पेश की गई, यानी जो पॉइंट रखे गए आपस में, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे तीन बातें अपन को हर बार हर पॉइंट में हमको तीन चीजें ध्यान रखनी है बेसिकली। नेहरू रिपोर्ट किस ईयर में आई, लीडर कौन है, इन्वॉल्व किनको किया जा रहा है, और किसको यहाँ पे आंसर दिया जा रहा है। तो लॉर्ड ब्रिकनहेड को आंसर दिया जा रहा है, ठीक है। 1928 में रिपोर्ट आई। लीडर्स कौन कौन से हैं इसमें, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, एनसी केलकर, और सभी ने मिलकर जो रिपोर्ट बनाई, यानी जो पॉइंट रखे उन्हें बोला गया नेहरू रिपोर्ट। क्लियर। आगे देखिए, अब नेहरू रिपोर्ट में बहुत सारी बातें थी, कुछ जो मेन है उनकी बात कर लेते हैं। पहला, नेहरू रिपोर्ट में बोला गया है डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। अब देखो यहाँ पे मोतीलाल नेहरू थे थोड़े पुराने ख्याल के इंसान, या फिर ऐसे मान लीजिए वो अभी इतना बड़ा जिगरा नहीं दिखा पाए कि हम इंडिपेंडेंस की बात कर लें, क्योंकि उस टाइम कोई सोच ही नहीं पा रहा है कि इंडिपेंडेंस ही मिल सकती है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये था
कि इंडिया में इंडियन लोग रूल करेंगे, बट उनके ऊपर ब्रिटिशर्स होंगे, है ना, ब्रिटिश क्वीन होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी इतना अवेयरनेस नहीं है, लीडर्स में भी नहीं है, पब्लिक में भी नहीं है कि वो ये सोच पाए कि इंडिपेंडेंस मिल जाए, पहली चीज, इसीलिए डोमिनेंट स्टेटस मांगा गया था। दूसरा बोला गया दैट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया शुड कंसिस्ट ऑफ, मतलब पार्लियामेंट में कौन कौन लोग हो, द सीनेट इलेक्टेड फॉर 7 years कंटेनिंग 200 मेंबर्स। ये डेटा आपको याद रहे तो ठीक, नहीं तो कुल मिला के इतना समझ लीजिएगा कि सभी को वोटिंग के थ्रू चुना जाए और मेंबर्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन में 500 कर दिए जाए। जैसे कि अगर हम आज के टाइम में बात करें इंडिया में, हाउस ऑफ कॉमन्स या फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो हमारी कंट्री के हैं उसे बोलते हैं लोकसभा, और उसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं? हाँ जी, कितने मेंबर हैं? अरे मेहनत आपको तो मालूम होगा, मेहनत किसने? हाँ, 552। ये तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम कितना सकते हैं? 552 हो सकते हैं। अभी है 545 मेंबर्स इन लोकसभा। हाँ, 543 प्लस 2, 543 होते हैं इलेक्टेड, 2 होते हैं एंग्लो इंडियंस जो अब नहीं है। बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो इसमें 2 लोगों जो एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे अब नहीं है, बट आपको बुक में बहुत जगह मिल सकता है 542 लिखा हुआ, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी इसी बार से बंद किया है वो एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने? 543। ये आपको ध्यान रखना है, किसके अंदर है? ये लोकसभा के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, उस टाइम कितने की बात की जा रही है? 500 की। दोस्तों देखो अभी भी हम उसके आसपास ही हैं, बहुत ज्यादा हमने चेंजेस नहीं किए हैं। अगला बोला जा रहा है जॉइंट इलेक्टोरेट विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटीज। ये बोल रहे हैं कि माइनॉरिटीज को भी साथ में लेके चला जाए आगे, अलग अलग वाली बातें मत कर लो। बस पंजाब और बंगाल के लिए इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है, एक्सेप्शन इनको मान लेते हैं, बट बाकी जगह मर्ज कर दो। ये नेहरू रिपोर्ट में डिमांड है, फुलफिल होगी नहीं होगी अलग बात है, नहीं होगी, है ना, लेकिन इन्होंने क्या मांगा वो देखो आप। अगला है क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। ये लाइन ध्यान रखना, ये इंडिया के लिए फास्ट बनेगी आगे जाके। फास्ट कैसे बनेगी? इंडियंस ने अभी तो बोल दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्टेट बननी चाहिए। जब कौन रूल कर रहा है इंडिया में? ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं। लेकिन जब हमारा स्वराज मिल जाएगा, इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, उसके बाद कुछ स्टेट बोलेंगी कि भैया बना दो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्टेट्स, और इंडियन गवर्नमेंट बना नहीं पाएगी। किसी को आइडिया है पहला स्टेट जो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बनाया गया था वो कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु? अरे आंध्र प्रदेश भैया, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है। आंध्र प्रदेश पहला स्टेट होगा जो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बनाया जाएगा, और इतना आसान नहीं होगा। हम पढ़ेंगे पॉलिटी के अंदर कितना डिफिकल्ट, कितना पंगे होंगे, कितने मूवमेंट होंगे, और उसके बाद स्टेट बनेगा आंध्र प्रदेश। फास्टिंग के समय एक हाँ, मर गए थे ना। एक इंसान की डेथ हो जाएगी, पोटी श्रीरामुलु की डेथ हो जाएगी, उसके बाद मूवमेंट और भड़क जाएगा, और तब जाके इंडियन गवर्नमेंट को मजबूरी में एक स्टेट बनानी पड़ेगी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब मुद्दा क्या था, क्यों नहीं बनाना चाहिए था? बना इसलिए नहीं रहे थे क्योंकि लैंग्वेज के बेसिस पर बनाने का मतलब ये था कि जो पहली चीज क्या होती है, सेपरेट होने का पहला कारण ही क्या होता है? लैंग्वेज डिफरेंट होना। और अगर लैंग्वेज डिफरेंट होती तो हो सकता था कि सेपरेट हो जाते है ना, सेपरेशन की तरफ बढ़ जाते हैं, इसीलिए लैंग्वेज किसी पर नहीं बनाना है। लेकिन अभी डिमांड की जा रही है क्योंकि अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है ना, इसीलिए अभी डिमांड कर रहे हैं कि बना दो। अगला 19 फंडामेंटल राइट्स, वही राइट्स जो अभी मिले हुए हम लोगों को, उनमें से कुछ राइट्स यहाँ पे हैं जिसमें राइट टू वोट, फ्रीडम, और अरेस्ट जो कर रहे थे आर्बिट्री, आर्बिट्री का मीनिंग होता है रैंडम तरीके से ना, जब मर्जी है तो पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया,
ठीक है, सर्च, घर में घुस के आ गए, ठीक है, कोई चीज सीज कर लेना, ठीक है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, यानी हमें सोचने समझने अपने अकॉर्डिंग काम करने की फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है, कुछ राइट्स हमारे पास होने चाहिए। ये सब डिमांड कहाँ पे की जा रही है? नेहरू रिपोर्ट के अंदर। और ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ अपने मन को खुश रखने की चीजें हैं, गवर्नमेंट इनको मानेगी नहीं। ये कुछ पॉइंट थे नेहरू रिपोर्ट के, बट उसके बाद कुछ टाइम के बाद, क्योंकि डिमांड तो मानी नहीं गई नेहरू रिपोर्ट की, जब उन्होंने बोला कि यार मानी रिपोर्ट की डिमांड जा ही नहीं रही है तो कुछ और तूफानी करते हैं। तो तूफानी क्या किया जाएगा? डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। अब बोला जाएगा कि हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, पहली बार डिमांड किया जाएगा। इससे पहले अभी तक पूर्ण स्वराज की बात की ही नहीं गई थी। ये पहला टाइम होगा जब पूर्ण स्वराज की बात की जाएगी। तो देखो यहाँ पे, द कैलकाटा सेशन ऑफ द कांग्रेस has served an ultimatum to the British government to accept Nehru report by the end of 1929. एक मीटिंग होगी कैलकाटा में, सेशन होगा और उसमें ये अल्टीमेटम दिया जाएगा कि भैया 1929 के एंड होते होते आप नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लो। अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो फेस टू फेस मूवमेंट होगा, आमने सामने का मूवमेंट कर लेंगे। मतलब ये खुली चुनौती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। Since the 1 year time limit set at the Calcutta session passed without any positive response from the British government, ठीक है, कांग्रेस ने तो निकाल दिया कि हम एक साल में मूवमेंट करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने बोला जो करना है कर लो, ठीक है। द नेहरू रिपोर्ट वाज डिक्लेयर्ड टू हैव लैप्स्ड एट द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1929। और जो नेहरू रिपोर्ट की डिमांड की गई थी ना, नेहरू रिपोर्ट में क्या था? डोमिनियन स्टेटस। तो अब बोल दिया कि डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट को लेफ्ट कर दिया, बोले कि नहीं अब वो चाहिए ही नहीं, हमें कुछ नया चाहिए। और नया क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। अब ये पूर्ण स्वराज कौन मांग रहा है? ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि मोतीलाल नेहरू पुराने आइडियोलॉजी वाले इंसान है ना, वो मांग रहे थे कि बस डोमिनियन स्टेटस दे दो। और जवाहरलाल नेहरू का दोस्त कौन? सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, ठीक है। इन्होंने बोला यार कुछ नहीं, डोमिनियन स्टेटस जैसी कोई चीज नहीं होती, अपन को चाहिए क्या? फुल इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे देखो, एट द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस 1929, याद कर लेना, यूपीएससी में 3-4 बार पूछा गया है, ठीक है। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1929, जवाहरलाल नेहरू वाज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस एट द हिस्टोरिक लाहौर सेशन। हिस्टोरिक लिखा हुआ है, क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से, ठीक है ना। और ये हिस्टोरिक लाहौर सेशन है जो 1929 में हुआ। इट पास्ड अ रिजोल्यूशन डिक्लेयरिंग पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस फर्स्ट टाइम। इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये, हाईलाइट कर लो इस चीज को, रट लो। 1929 लाहौर सेशन कांग्रेस, ठीक है, क्या मांगा गया? कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग ली गई। और यहाँ पे ये इंडिपेंडेंस डे भी मना लेंगे। और उसी इंडिपेंडेंस डे को याद रखते हुए हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी को एनफोर्स किया गया था, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लाहौर सेशन 1929, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगी गई और रिजोल्यूशन पास कर दिया गया कि अब डोमिनियन स्टेटस कुछ नहीं चाहिए हमको, हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। आगे देखें, ये वो डेट, ये वो ईयर आपको ध्यान रखना है। On the midnight of December 31st, 1929, Jawaharlal Nehru led a procession to the bank of the river Ravi at Lahore and hoisted tricolor flag. इन्होंने झंडा फहरा दिया, ठीक है। He proclaimed that it was a crime against man and God to submit any longer to British rule. इन्होंने बोला कि ये इंसानों के खिलाफ और भगवान के खिलाफ होगा, एक क्राइम माना जाएगा कि अगर अभी भी हम लोग ब्रिटिश रूल को आगे कंटिन्यू रहने देते हैं तो। द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेट इन जनवरी 1930 एंड डिसाइडेड फॉलोइंग प्रोग्राम। जनवरी 1930 में मिले तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब आगे क्या करना है। तो प्रिपरेशन फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, की कंट्री में क्या मूवमेंट स्टार्ट करना है? सिविल disobedient movement. As per the Poon Swaraj resolution,
the word Swaraj in the Congress Constitution would henceforth means complete independence। और यहाँ पे पूर्ण स्वराज का मतलब ही क्या था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, कोई हेर फेर नहीं, ठीक है। और पूर्ण स्वराज विच वॉज सेट फोर्थ एज द गोल फॉर द नेशनल मूवमेंट, और आगे के होने वाले हर एक मूवमेंट के लिए इनका एम क्या है? पूर्ण स्वराज। हाँ जी, यहां तक बातें समझ में आई? कोई दिक्कत? क्लियर है? बोरिंग हो तो आप लोग बोल सकते हैं ना, मतलब हम कुछ सीखेंगे, है ना। बाकी तो यूपीएससी की प्रिपरेशन देखो बोरिंग ही होती है ना, वो इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा आपको। हाँ जी पल्लवी बताएं। हाँ, आज के लिए इतना। अच्छा आज के लिए इतना ही, इसको कंप्लीट कर लेते हैं ना, बस ये पढ़ लेते हैं पूरा, क्योंकि वो कंप्लीट हो जाएगा अपना टॉपिक। अभी अधूरा है ना बीच में, थोड़ा है तो देख लीजिए। तो देखो जो अभी बात कर रहे थे ना कि जनवरी में 1930 में उन्होंने क्या किया? पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर रहे हैं ना, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया? 26 जनवरी को 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज डे मनाया। ये डे याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज डे कौन सा है? 26 जनवरी 1930। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे 10 साल की यूपीएससी के, वहां पे आपको कम से कम 3 से 4 बार ये मिल जाएगा पूर्ण स्वराज के बारे में क्वेश्चन। इस दिन क्या हुआ? ऑल ओवर द कंट्री विद द होस्टिंग ऑफ द ट्राइकलर फ्लैग, पूरे देश में झंडे फहरा दिए गए लोगों ने, है। रेजिग्नेशन बाय मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, जितने भी लेजिस्लेचर मीन संसद, ठीक है ना, जो अभी का संसद है ना उसे लेजिस्लेचर बोलते हैं। बेसिकली वो ग्रुप जो किसी भी देश के लिए रूल्स रेगुलेशंस एक्ट बनाता है उसे बोलते हैं लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर के इंडियन मेंबर्स ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बोला कि खत्म भैया, तुम्हारा रूल ही खत्म, हम तो अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है। विड्रॉल फ्रॉम ऑल पॉसिबल एसोसिएशंस विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में जितने भी एसोसिएशन थे, पब्लिक ने उससे रिजाइन कर दिया, बोला आज से तुम्हारा रूल खत्म। It was decided to observe January 26 as a day of independence every year। और ऐसा मान लिया गया कि अब से हर साल हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे 26 जनवरी को। बस प्लीज ध्यान रखिएगा, गलती से भी यूपीएससी में कभी आ जाए या किसी एसएससी एग्जाम में आ जाए तो इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी मत लिखे आना। ये सिर्फ और सिर्फ उस टाइम के लिए है, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी अभी नहीं है, अभी हमारा इंडिपेंडेंस डे क्या है? 15 अगस्त। ये सिर्फ क्या है? इंडिपेंडेंस से पहले लोगों ने ये मान लिया कि हमारा इंडिपेंडेंस डे क्या है? 26 जनवरी, ठीक है। ये थोड़ा सा पैराग्राफ ध्यान रखना, 2-3 जगह काम आएगा आपका, है ना। जो मैंने आपको बताया था वही चीज है, बस थोड़ा वर्ड्स में समझ लो, मैंने डायरेक्टली बताया था आपको। बोल रहे हैं सिंस देन द डे वाज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे अप टू 1947। सिर्फ और सिर्फ 1947 तक ही हमने उसे क्या मनाया है? एज ए इंडिपेंडेंस डे। ऑन अचीविंग इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 15, 1947, August 15 was designated as the Independence Day। 15 अगस्त के बाद जब हमें मिल गई इंडिपेंडेंस, तब से हमारे लिए इंडिपेंडेंस डे क्या हो गया? 15 अगस्त, ठीक है। सिंस 1950 के बाद से जनवरी 26 इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे। As it was on this day in 1950, the Constitution came into existence। यानी इस दिन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ, आप लोग पढ़िएगा और लास्ट अगली क्लास में मेरे को बताइएगा कि जब हमने इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को पहले मना ही लिया था, तो दोबारा जब हमें इंडिपेंडेंस डे मिलने वाला था या फिर मिलने की डेट डिसाइड की गई थी,
तो हमने दोबारा से 26 जनवरी डेट ही क्यों डिसाइड नहीं की? ठीक है, क्यों ना हम 26 जनवरी को ही मना लेते इंडिपेंडेंस डे, फिर रिपब्लिक डे मना लेते जब मनाना होता है ना। इस चीज का आंसर थोड़े फैक्ट के साथ पढ़कर आइएगा, है ना। डायरेक्टली तो आप बोल सकते हो, अभी भी थोड़े एक आध दो एविडेंस आप मेरे को दे पाए कि इसलिए 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 नहीं हमने ये वाला काम किया, इसलिए हमको डेट चेंज करनी पड़ी। ओके, क्या मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? यस, हाँ जी, समझ में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप ये करके आइएगा, ठीक है। तो अभी इतना ही रखते हैं। ओके, अब कौन आया इतना लेट भैया? अंजुम, काफी लेट हो गए आप, अब तो हम एंड करने वाले हैं, हो गया हमारा पूरा आज का सर सेशन। एक्चुअली थोड़ी बिजी थी तभी। कोई बात नहीं, YouTube पे वीडियो डाल देंगे, ठीक है, वो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। सर ये नोट्स ओके, अगली बार आप 9:30 पे आ जाएं, हम लोग कोशिश करेंगे। हाँ, अगर सब कुछ ठीक रहता है, जैसे पावर कट या फिर कुछ ऐसी चीजें जो हमने ना सोची हो वो नहीं होती है, तो हम 9:30 पे स्टार्ट कर दिया करेंगे क्लास, ठीक है। और लगभग 11:15 का टाइमिंग हम लोग रखेंगे। अभी स्टार्टिंग है एक दो दिन, बट उसके बाद हम लोग 11:15 तक क्लास रखेंगे, ठीक है। ओके सर, ओके सर। हाँ, ओके फाइन। और अगले 10 दिनों में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आप भरोसा रखें, सिलेबस टाइम पर होगा। हाँ जी, बोले। सर इसका नोट्स हाँ, नोट्स आज मिल जाएंगे आपको, है ना, आज टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिए जाएंगे। क्लास होगी। ठीक है, नीरू कुछ बोल रहे हैं आप? मॉर्निंग में क्लास होगी सर, आप बोल रहे थे। नहीं, अब तो हो गया ना, लाइट नहीं आती तो, अगर ये डिस्प्ले नहीं होगा तो कर दे। हो गया, इतना ही कन्वे करना था आज, है ना, यहाँ तक ही। ओके, अगर ये नहीं हो पाती तो कर दे क्लास, ठीक है। हाँ जी, बोले। ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। हाँ, स्नेहा आप हो अभी? स्नेहा, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।